सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं कोमल बंसल, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज का हमारा टॉपिक है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। इस टॉपिक के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि पुरातन अर्थशास्त्रियों और आधुनिक अर्थशास्त्रियों का क्या विचार है कर के बारे में और सार्वजनिक व्यय के बारे में। फिर मैंने आपको बताया कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया और अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या है। उसके बारे में बाद हमने चर्चा की कि डाल्टन के अनुसार अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है क्या। फिर हमने बात की कि सीमांत उपयोगिता नियम और सीमांत त्याग नियम क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हम आज चर्चा करेंगे एक सारणी के रूप में और एक डायग्राम के रूप में कि ये नियम है क्या। तो इस पैराग्राफ को हम दोबारा से देख लेते हैं ताकि आपको रिमेंबर हो जाए, याद आ जाए सब चीज़ें। इस सिद्धांत का मुख्य आधार सीमांत उपयोगिता नियम तथा सीमांत त्याग नियम है। ये जो सिद्धांत है इसका मुख्य आधार क्या है? सीमांत उपयोगिता नियम और सीमांत त्याग नियम है। कर के रूप में जनता को कष्ट झेलना पड़ता है। यदि टैक्स लगता है तो जनता को क्या होता है? कष्ट होता है और त्याग करना पड़ता है। इसे सीमांत सामाजिक त्याग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सीमांत सामाजिक त्याग। और दूसरी ओर सार्वजनिक व्यय द्वारा जो उपयोगिता या संतुष्टि होती हैं, जब सार्वजनिक व्यय करेंगी, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो इससे क्या होगा? उपयोगिता या संतुष्टि मिलेगी, उसे सीमांत सामाजिक संतुष्टि कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? सीमांत सामाजिक संतुष्टि। सीमांत सामाजिक संतुष्टि तो दो चीज़ें हैं, सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक संतुष्टि। सीमांत सामाजिक त्याग कब होगा? जब टैक्स देंगे। और सीमांत सामाजिक संतुष्टि कब मिलेगी? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। ये दोनों पॉइंट अगर आपको क्लियर हो चुके हैं तो अब हम चलते हैं सारणी की ओर, जिसमें सार्वजनिक व्यय और आय व्यय की इकाई। देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, आय भी है और व्यय भी है। ध्यान से देखिए इसको, आय भी है और व्यय भी है। आय व्यय की इकाई एक ही सारणी में दी हुई है, मतलब 1 2 3 4 5। यदि हम टैक्स के रूप में इसे देखें, टैक्स की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न सीमांत त्याग, टैक्स की हर इकाई यानी 1 2 3 4 5, प्रत्येक इकाई से उत्पन्न सीमांत त्याग बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे सीमांत त्याग क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। हमने एक इकाई आय प्राप्त की यानी एक इकाई टैक्स दिया तो सीमांत त्याग कितना हुआ? 10 का। 2 इकाई टैक्स दिया तो सीमांत त्याग कितना हुआ? 20 का। ये 1 2 जितना हमने टैक्स दिया उतना ही क्या मिला? हमें इनकम प्राप्त हुई। तो जैसे जैसे इनकम जो है वो बढ़ती जा रही है, सेक्रीफाइस क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, 50 तक पहुंच गया। देखिए सेक्रीफाइस। फिर देखिए सार्वजनिक व्यय की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि आय के रूप में भी देख सकते हैं और व्यय के रूप में भी देख सकते हैं। जब हम सीमांत उपयोगिता के बारे में बात करेंगे तो हम इसे व्यय के रूप में देखेंगे, यानी 1 इकाई व्यय किया तो सीमांत उपयोगिता मिला 50, 2 इकाई व्यय किया तो सीमांत उपयोगिता मिला 40, 3 इकाई किया तो 30, 4 इकाई किया तो 20, 5 इकाई किया तो 10। जैसे जैसे हमने व्यय किया सीमांत उपयोगिता जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हमने व्यय किया सीमांत उपयोगिता बढ़ती जा रही है। और सामाजिक लाभ कैसे काउंट करेंगे? कुल सामाजिक लाभ कुल उपयोगिता एवं संतुष्टि माइनस कुल त्याग। कुल उपयोगिता एवं संतुष्टि माइनस कुल त्याग। कुल उपयोगिता कितनी मिली? 50 की मिली। कुल त्याग कितना हुआ? 10 का हुआ। तो 50 माइनस 10 बराबर 40। 50 माइनस 10 कितना हुआ? 40 हुआ। दूसरे में देखिए 50 प्लस 40 कितना होता है? 90। अब इसमें ऐड करेंगे, 2 इकाई जो है वो आय प्राप्त हो चुकी है और 2 इकाई हम व्यय कर चुके हैं। 2 इकाई करेंगे ऐड तो कुल, मैंने आपको BA फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि कुल कैसे मापते हैं। सीमांत उपयोगिता का समीशन होता है। 2 इकाई है तो 90 माइनस 30 होगा। 90 माइनस 30, 10 प्लस 20 30। 90 माइनस 30 कितना हुआ? 60। 3 इकाई अगर देखें कुल के रूप में तो 50 प्लस 40 प्लस 30 बराबर कितना हुआ? 90 प्लस 30 120।
और 10 + 20 + 30 60, यानी 120 माइनस कितना हुआ 60 बराबर 60, फिर 40 फिर 0। अब यहाँ एक बात आप नोटिस कीजिए कि पहले 40 फिर 60 फिर 60 फिर 40 फिर 0, पहले 40 फिर 60 फिर 60। सार्वजनिक आय व्यय को क्रमशः दूसरी और तीसरी इकाई तक बढ़ाने पर सामाजिक संतुष्टि मिलती है, और जैसे ही तीसरी इकाई के बाद बढ़ाएंगे तो सामाजिक संतुष्टि जो है वो 60 से घटकर कितनी हो जाती है 40 हो जाती है। पांचवी इकाई बढ़ाने से सामाजिक लाभ जो है वो 0 हो जाता है। अब देखिए इस को हम किस फॉर्मूले से मेज़र करेंगे, कुल सामाजिक लाभ बराबर कुल उपयोगिता माइनस कुल त्याग। ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2020 में, जो अब तो आप 2021 वाले बैच में एग्ज़ाम दोगे, 2020 में ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का आया था, जिसमें अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के बारे में बताया गया था। इस सिद्धांत को बहुत कम स्टूडेंट्स ने, इस क्वेश्चन को बहुत कम स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्राम क्या है इसका। आय एवं व्यय की इकाई की मात्रा, इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर को कैसे देखेंगे, एक्स अक्ष पर देखेंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर को मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि एक्स और वाई अक्ष को लेबलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इस तरह से डायग्राम बना के जाते हैं, भी टीचर खुद ही पहचाने कि क्या बनाया है, यहाँ MU लिख देंगे, MS लिख देंगे, लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि एक्स अक्ष पर क्या मेज़र कर रहे हैं, वाई अक्ष पर क्या मेज़र कर रहे हैं, तो ये डायग्राम का कोई मीनिंग रह नहीं जाता। तो आप हमेशा डायग्राम बनाएं तो लेबलिंग ज़रूर करें कि एक्स अक्ष पर क्या आपने शो किया है, वाई अक्ष पर क्या शो किया है। या एक्स अक्ष पर है आय व्यय इकाई की मात्रा, इनकम कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा। वाई अक्ष पर है सीमांत त्याग और अधिकतम और सीमांत संतुष्टि, सीमांत त्याग और सीमांत संतुष्टि। MU जो रेखा है, ये जो MU रेखा है ये सीमांत संतुष्टि वक्र है। क्या है, सीमांत संतुष्टि वक्र। संतुष्टि कब मिलेगी, जब व्यय करेंगे, और सार्वजनिक व्यय के बढ़ने के साथ साथ उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार नीचे गिरती जा रही है। जैसे जैसे सार्वजनिक व्यय होता जा रहा है, सीमांत संतुष्टि क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ये नीचे गिरती जा रही है। और जो MS रेखा है ये सीमांत त्याग को रिप्रेजेंट करती है। MS रेखा सीमांत त्याग को रिप्रेजेंट करती है। जैसे जैसे टैक्स बढ़ता जा रहा है सीमांत त्याग बढ़ता जा रहा है। आय और व्यय की 3 इकाइयों के P बिंदु पर सीमांत त्याग और सीमांत संतुष्टि दोनों बराबर हैं। ये जो पॉइंट है P, इस पर क्या है, जितना सीमांत त्याग है उतनी ही सीमांत संतुष्टि है, जितना सीमांत त्याग है उतनी ही सीमांत संतुष्टि है। ये जो P पॉइंट है ये सार्वजनिक वित्त की सीमा है। P पॉइंट क्या है, सार्वजनिक वित्त की सीमा, और सार्वजनिक वित्त का आदर्शतम स्तर है, ये ऑप्टिमम लेवल है किसका, पब्लिक फाइनेंस का। सार्वजनिक वित्त का आदर्शतम स्तर है। इसके बाद व्यय बढ़ने से सीमांत संतुष्टि कम प्राप्त होती है। इसके बाद भी अगर व्यय होगा, इसके बाद भी अगर व्यय किया जाएगा तो सीमांत संतुष्टि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया है कि अब 60 के बाद भी अगर व्यय किया जाए, 4 इकाइयाँ व्यय किया जाए तो क्या हो जाएगा, संतुष्टि उपयोगिता जो है वो कम होती जाएगी। तो इसके बाद व्यय करना सही नहीं होगा, इसके बाद व्यय नहीं करना चाहिए। तो क्या है, तात्पर्य यह है कि सरकार अपना प्रत्येक कार्य उस सीमा तक प्रसारित करे जहां उस कार्य से प्राप्त सीमांत सामाजिक लाभ उसकी सीमांत सामाजिक लागत के बराबर हो जाए। भाई गवर्नमेंट को काम इस प्रकार करना चाहिए, उस लिमिट तक करना चाहिए जिससे सीमांत सामाजिक लाभ यानी MSB मार्जिनल सोशल बेनिफिट, MSB मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर किसके हो जाए, MSC मार्जिनल सोशल कोस्ट के बराबर हो जाए। डॉक्टर डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, प्रोफेसर पीगू ने इस सिद्धांत को अधिकतम कुल कल्याण का नियम, और प्रोफेसर भार्गव ने इसे लोक वित्त का सिद्धांत दिया है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए अलग अलग नाम बताए हैं। जैसे डाल्टन कहते थे कि ये अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है, जबकि प्रोफेसर पीगू कहते थे कि ये अधिकतम कुल कल्याण का नियम है, और प्रोफेसर भार्गव इसे कहते थे कि ये लोक वित्त का
सिद्धांत है। तो ये जो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है, ये निष्कर्ष में कहता है कि जितना हमें बेनिफिट मिले उतनी ही क्या आए, कॉस्ट आए। जितना बेनिफिट मिले उतनी ही कॉस्ट आए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो जितनी हमें संतुष्टि प्राप्त हो, टैक्स लगने से उतना ही त्याग मिले। अधिकतम सामाजिक लाभ की सीमाएं। अधिकतम सामाजिक लाभ की सीमाएं क्या क्या है? त्याग और उपयोगिता को मापना कठिन होता है। त्याग और उपयोगिता को मापना कठिन होता है। करों से उत्पन्न होने वाला त्याग, व्यय से प्राप्त होने वाली उपयोगिता या संतुष्टि दोनों भावात्मक विचार हैं। ये दोनों कैसे विचार हैं? भावात्मक विचार हैं। इनको सही सही मापना कठिन है। सही मापदंड के अभाव में उनकी पारस्परिक तुलना तथा समानता स्थापित कर सामाजिक लाभ को अधिकतम करना काल्पनिक होता है। विभिन्न करों का भार जानना कठिन होता है। सेकंड है, यह सिद्धांत इसलिए भी अव्यावहारिक है क्योंकि करारोपण से होने वाले मिश्रित लाभों तथा हानियों का ठीक ठीक पता लगना संभव नहीं होता। थर्ड है, राज्य की क्रियाओं में जटिलता। सार्वजनिक वित्त की क्रियाएं राज्य की केवल आर्थिक कारणों से ही प्रभावित होती हैं, बल्कि गैर आर्थिक, व्यक्तिक, सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों से भी प्रभावित होती हैं। ये है अधिकतम सामाजिक लाभ की सीमाएं। पहला था त्याग और उपयोगिता को मापना कठिन होता है। दूसरा है विभिन्न करों का भार जानना कठिन होता है। तीसरा है राज्य की क्रियाओं में जटिलता आती है। अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की आलोचनाएं क्या क्या हैं? मापने में कठिनाइयाँ। इस सिद्धांत में सामाजिक लाभ को मापना अव्यावहारिक है। उनकी कारण स्पष्टता का अभाव रहता है। करों को भार स्वरूप मानना गलत। इस सिद्धांत में करों को भार स्वरूप मानना गलत है क्योंकि विलासिता, नशीली, हानिप्रद वस्तुओं पर लगाया गया कर जो है वो कुशलता, शक्ति और नैतिकता की दृष्टि से उपयुक्त है। बहुत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है नशीली पदार्थों पे, तंबाकू पे बहुत टैक्स है, शराब पर बहुत टैक्स है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लोग इनसे बचें क्योंकि ये चीज़ें महंगी होंगी तो लोग कम खरीदेंगे। इसका उद्देश्य ये नहीं होता पैसा कलेक्ट करना, इसका उद्देश्य होता है कि लोग इन चीज़ों से बचें। अवास्तविक मान्यताएं क्या क्या हैं? संतुलित बजट की मान्यता स्वीकार की जाती है जबकि आर्थिक मंदी काल में आमदनी से अधिक खर्च तथा आर्थिक तेजी में बजट उपयुक्त माना जाता है। भविष्य में लाभ का माप कठिन होता है। ये इसकी फोर्थ आलोचना है। सरकार वर्तमान में कर प्रणाली जो फॉलो कर रही है वो वर्तमान में त्याग से जो कष्ट होता है, सरकार द्वारा उस राशि को भविष्य में लाभ की दृष्टि से खर्च किए जाने से लाभ की आशा बनी रहती है। ये सब क्या है? अधिकतम सामाजिक लाभ की आलोचनाएं हैं। हम ये कह सकते हैं कि राजस्व नीति के निर्धारण और क्रियान्वयन में यह सिद्धांत एक निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। हालांकि ये आलोचनाएं और व्यवहारिक कठिनाइयां भी हैं इसमें, लेकिन फिर भी बहुत सारी पॉलिसीज के निर्माण में ये एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगर राजस्व कार्यों में देश में आंतरिक शांति और बाह्य सुरक्षा बढ़ती है, उत्पादन में वृद्धि एवं वितरण में सुधार से आर्थिक जीवन, रोजगार में स्थिरता आती है, उत्पादन व उपभोग में साधनों का सर्वोच्च उपयोग होता है। धन्यवाद।